और ये हमारी क्या है, यहाँ पे पार्ट होगा हमारा कंठ का, ये पार्ट। अब यहाँ से बोलना शुरू करते हैं। और साउंड कहाँ तक यूज होता है, यहाँ लिप्स तक यूज करते कि नहीं करते, लेकिन आवाज कहाँ से बनती है, यहाँ से बाहर निकलेगी। तो पहला जो होगा वो हमारा क्या होगा, कंठ। फिर ऊपर आएंगे तो तालु मिलेगा, तालब भी बोलते हैं या तालु बोलेंगे, ठीक। फिर और ऊपर आएंगे फाइव पार्ट जो है वो कौन कौन से, पहले देख लिए मूर्धा। मूर्धा के बाद में आएंगे तो फिर हमें मिलेगा दंड, फिर और देन हमारी साउंड बाहर आ जाएगी। तो 5 स्टेप हमें मिलते हैं। उसको हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन की डिजाइनिंग होती है उसमें भी यही होगा, कोई भी एक वर्ण आपको दे देंगे, मान लीजिए जा वर्ण आपको दे दिया और बोलेंगे जा वर्ण के बोलने का स्थान क्या होता है, कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से एक आपको क्या करना होगा, राइट करना होगा। ये क्वेश्चन की डिजाइनिंग। अब ये देखिए जरा, जो हमारा यहाँ वर्ग है पूरा प्रैक्टिकली आपको रटना कुछ नहीं है, समझना है पूरा। जब आप इस वर्णों का उच्चारण करेंगे, का वर्ग के जब वर्णों का उच्चारण करेंगे, 5वें वर्ण को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जरा इनको बोल के देखें, का, खा, गा, एक कंठ में प्रेशर सा पड़ रहा। अभी सब वर्णों को उच्चारण करें तो एक जैसा नहीं होगा, यहाँ पर बोलने में कुछ आपको डिफरेंट लग रहा होगा। बोलिए सब लोग, यहाँ पे हो रही है, हालांकि बोलने में सब भी होगी, लेकिन जब ये सब वर्ण आप बोलेंगे तो स्पेशल यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। का, खा, कितना प्रेशर पड़ रहा, गा, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो जो ये का वर्ग है ये हमारा कहाँ से बोला जाएगा, ठीक। यानी कि का वर्ग के बोलने का स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। अब दूसरा देखें जरा, कंठ बोले या कंठ, या भी लगा सकते हैं लास्ट में लिखने में। चा है, छा है, जा है। अब इसको बोल के देखिए, अब वो फीलिंग नहीं है कि जो का भी आ रही थी। अब इसको बोलेंगे तो डिफरेंट वे आपको मिलेगा। जरा बोले सभी लोग, चा, छा। तो तालु यूज हो रहा है, तालु समझते हैं ना, तो ये ऊपर का पार्ट। बोलो जरा, चा, छा, जा, हो रहा है यूज तालु का। कोई ऐसे से तालु यूज ना हो रहा हो बोलने में, हो रहा है सबका ना। तो बोलने का स्थान क्या हो गया, तालु या तालब, ताल। बोलने का स्थान क्या हो गया, ताल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टा वर्ग। अब जब इस वर्ग को हम बोलेंगे तो बोलने पर कुछ अदर हमको फील होगा। बोलिए जरा, टा, ठा, डा। हमारी टंग क्या है, मुड़ रही है, जबकि चाचा में टंग हमारी मुड़ नहीं रही थी, टच कर रही थी चाकू से। यहाँ पे क्या हमारी टंग ही मुड़ रही है, टा, ठा, डा, मुड़ रही है। मुड़ने से क्या हो गया, मूर्धन्य, मूर्धन्य या मूर्धा। नेक्स्ट देखिए, ता, दा। यहाँ पे दांतों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो ये ता वर्ग है हमारा, वो ओल्ड पर्सन नहीं बोल पाएंगे जिनके दांत गिर गए, ठीक है। वो बोलने में सक्षम नहीं होंगे ये वर्ग, जिनके दांत नहीं होंगे, क्योंकि यूज किसका है, दांतों का ही तो यूज है। अगर दांत नहीं हो फिर कैसे बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। तो वृद्ध पर्सन इसको नहीं बोल पाते, इस वर्ग इन शब्दों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ता, था, दा उच्चारण कहाँ से हो रहा है, बताएं, दंत से, दंत से हो रहा है। हाँ जी, अभी हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं है। नेक्स्ट है पावर हमारा। अब जब इसको बोलेंगे पा, फा, बा, ठीक है, तो किसका यूज हो रहा है, दोनों का यूज हो रहा है। अगर दोनों ओर पकड़ लिए तो क्या बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पे यूज किसका हो रहा है, उसका यूज हो रहा है।
बोलने के स्थान क्लियर हो गए। का वर्ग है, उसके बोलने के स्थान क्या होगा, कंठ होगा। आप वर्ण को बोल के भी दे सकते हो, या आप का वर्ग किससे यूज हो रहा है, कंठ से हो रहा है। फिर चा वर्ग किससे है, ताल से। टा वर्ग टंग मुड़ रही है, तो मुड़ने से याद रखिए मूर्धा। फिर नेक्स्ट क्या है, टा, आप बोल के देख लो क्लियर हो जाएगा, दंत का यूज हो रहा है। टावर क्या हो गया, दंत हो गया। पावर के क्या हो गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो कोई भी वर्ड पूछा जाएगा जिसके बोलने का स्थान क्या है, तो आंसर दे लेंगे सब लोग। चलिए, ये हो गया आपका पहला व्यंजन, है ना। पहला व्यंजन क्या नाम है इसका, हमने आपको बताया स्पर्श या स्पर्शी या। अब देखिए पूरा का से लेके पा तक है ये। अब गौर करिए, कभी कभी यहाँ पे इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है स्पर्श स्पर्शी संघर्षी यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट अगर पर्टिकुलर ये पूछ ले कि स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन कौन सा है, स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो ये है हमारे, ठीक है। वैसे तो पूरे इंक्लूड हो रहे हैं, नाम हम क्या दे सकते हैं, स्पर्श स्पर्शी या संघर्षी। ये जो चार वर्ण है ये हमारे क्या है, स्पर्शी या संघर्षी। इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा उसी के साथ में, जहां पे बनाया है वहां पे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए और नाम यहाँ पे दे लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ये हो गया हमारा पहला व्यंजन, फर्स्ट व्यंजन। अब सेकेंड व्यंजन जो है हमारा, इसको रफ नहीं करेंगे अभी, हम आपको अल्प प्राण महाप्राण पढ़ाएंगे। अगर आज ही हो जाएगा टर्न में तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। ये बता देते इसी में नासिक वर्ड और निर्नासिक बता देते तो ज्यादा डिफरेंस से याद रहेगा। क्या चीज, नासिक वर्ड और निर्नासिक ये बता देते हैं, वो चार स्थान में तो ज्यादा डिफरेंस। अनुनासिक और निर्नासिक अभी बताएंगे, इसके आगे हम बताएंगे, पूरा बताएंगे सिस्टम से, ठीक है, ताकि कोई हौच पौच ना हो। ये आपका पहला व्यंजन क्लियर हो गया। अब दूसरा व्यंजन होगा आपका अंत्यस्थ व्यंजन। ये है आपका या, रा, ला। ये सेकंड व्यंजन है, इसका नाम है अंत्यस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा, ठीक है। इसमें चार आएंगे आपके पास, और यहाँ पे कितने कितने वर्ड आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ध्यान रखेंगे। या, रा, ला, वा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट होगा हमारा ऊष्म व्यंजन। अब इसमें देखिए ऊष्म व्यंजन में हम 3 सा होते हैं, ठीक है, तो वो आपके आ जाएंगे शा, शा, सा और हा। ऊष्म व्यंजन एनर्जी ज्यादा निकलती है, इसलिए यहाँ पे सा का यूज किया गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऊष्म व्यंजन, तीनों सा और हा। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। ये है क्षत्रज्ञ। क्षत्रज्ञ, और यहाँ पर जो ये 2 है इसी से इंक्लूड कर दिए जाते हैं गौड़ व्यंजन। अभी बताएंगे इनका यूज कैसे होता है। हिंदी में आपको आर्टिस्ट केस बहुत, जैसे इंग्लिश में मिलते हैं ना हर जगह पे, हाँ, यहाँ पर भी वो चीज आपको मिलेगी। ऊष्म में तीनों सा हा है, संयुक्त में क्षत्रज्ञ। संयुक्त व्यंजन यानी किसी की हेल्प से, 2 वर्णों की हेल्प से क्या होंगे, ये डिजाइनिंग होगी। और गौड़ व्यंजन है जो यहाँ से लिए गए, डाढ़, ठा, ठा, ठीक है, ये हमारे गौड़ व्यंजन। गौड़ बोलो या द्विगुण व्यंजन बोले, ठीक है। अब गौड़ का मतलब क्या है, ये बहुत कम यूज होते हैं जहाँ की लैंग्वेज ठट्ठर मार होती है, यानी हरियाणी जो लैंग्वेज होती है, लाठी मार लैंग्वेज होती है, ठीक है, वहां पर इनको यूज किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, गौड़ या फिर द्विगुण व्यंजन।
बोलने के स्थान तो क्लियर हो गया। दूसरा यहां पर पूछा जाता है व्यंजन की संख्या कितनी होती, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो होगी कितनी, 33, राइट, ठीक है। 33 को देखिए कैसे, ये आपके 5 है, 5 है, 25 ये हो गए। कहां तक इंक्लूड होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बाकी आप क्या करते हैं आई डोंट नो। अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है, इनको काउंट करने पर हमारे व्यंजन टोटल कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। और व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आपका आंसर होगा 3। इनको इंक्लूड नहीं किया जाता संयुक्त और गौड़ व्यंजन, लेकिन है तो मैंने आपको बता, जो संयुक्त है ये किसी की हेल्प से बनते हैं, जहां की जरूरत होगी हम आपको वहां पर भी इसको डिस्कस करें। गौड़ व्यंजन बहुत कम यूज है, नाम ही इसे समझ में आ रहा है गौड़। दोनों बिंदु लगेगा, दोनों में बिंदु लगेगा, ठीक है। किसपे, संयुक्त में और भी आते हैं, क्योंकि जितने भी होंगे वर्ण 2 को इंक्लूड करके होते हैं, उनका रोल नहीं, इसलिए मैंने उसको अभी डिस्कस भी ज्यादा नहीं करा। जितना है आप देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको गौर करना है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। नीचे लिखिए कुल व्यंजन की संख्या, इंपॉर्टेंट लगाते हुए, कुल व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर कितने थे, 11, जो काउंट किए जाते होते तो है, लेकिन काउंटिंग वालों की हम यहाँ पे बात करेंगे। और व्यंजन कितने हो गए, 33, ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये दिमाग में कि 33 और 11 मिला के हम टोटल वर्ण कितने कर दें, 44, तो गलत हो जाए। कुल वर्णों की अगर संख्या पूछी जाएगी तो वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। नीचे लिख ले, जहाँ पे व्यंजन लिखा है उसी के नीचे कंटिन्यू करें। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक। अब आगे इसके नीचे हेडिंग डालिए अयोग वा, अयोग वा, अयोग अयोग अयोग, अयोग वा। अब देखिए इसको पढ़ने के पहले कुछ सिंबल है हमारे पास में, जरा हम उनको समझ लें, क्योंकि हमें जो बचपन में पढ़ाया गया उसमें काफी चीजें जो है वो दूसरे तरीके से बताई जाती है। हम गलत नहीं बोलेंगे, वहां पे बताने का तरीका वो होता है। कंपटीशन में आने पर काफी चीजें चेंज में मिलती है हमें, तो फेरबदल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, सबसे पहले तो आप सिंबल 3 समझ लें। इसको हम लोग क्या बोलते रहे, क्या बताया गया है, अंकी बिंदी बताया गया है। अब हम लोग क्या यहाँ पे टर्म यूज करेंगे, अनुस्वार, नॉट अंकी बिंदी। क्या बोलेंगे इसको, अनुस्वार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चंद्रबिंदु। आपको भी ये सिखाया गया और हमें भी बचपन में यही सिखाया गया चंद्रबिंदु। लेकिन अब हम लोग क्या सीखेंगे, इसको बोलेंगे अनुनासिक, ठीक है। जहां पर हम टर्म यूज करेंगे अंकी बिंदी लगाइए, क्या बोलेंगे, अनुस्वार का यूज करें, चंद्र बिंदु का उसका सॉरी अनुनासिक का यूज करें। तो ये क्या है, अनुनासिक। यहाँ से क्वेश्चन में पूछ भी जाते हैं, उससे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको पता है टर्म तो आप आंसर राइट कर लेंगे, नहीं पता है तो फिर। और दूसरा ये है सिंबल, ये सही है, क्या है, विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। ये हो गया हमारा अनुस्वार। नेक्स्ट अनुनासिक, जो चंद्र बिंदु बोल रहे थे, अनुनासिक हो गया। और अगला क्या हो गया, विसर्ग, जो सही बोलते थे और आज भी वही बोला जाता। अब
हेडिंग जो आयोग वहां लिखी हुई डाली हुई थी उसमें लिखे अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार यानी कि ये सिंबल भी बना लीजिएगा और शब्द में लिख भी लीजिएगा अपने समझने के लिए। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर में आते हैं, ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में। मात्रा ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन। ठीक, अब पहली हेडिंग डालें अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार इसमें लिखें जिस ध्वनि का उच्चारण नासिका से होता है। नासिका मतलब समझ रहे हैं ना, नास से। जिस ध्वनि का उच्चारण नासिका से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण नासिका से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। अब देखो नासिका से उच्चारण, आवाज का क्या होना, थोड़ा पतला होना। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक सिंगर है, नाम सुना होगा सभी लोगों ने, हाँ जी, हिमेश रेशमिया। तो उसके जो सॉन्ग है वो अलग से पता चलते हैं कि वो कहाँ से निकल रहे हैं, नाक से। उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, नाक से हो रहा है। आवाज कैसी है, बिल्कुल पतली सी है। उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका से उच्चारण होता है। वे शब्द हमारे क्या होंगे, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, क्वेश्चन घुमा दिया, कहाँ से हो रहा है, नासिका से हो रहा है। अब इसमें एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण लिखिए। जैसे वे, समझ लो पहले, इसको लिखे नहीं। वे सारे शब्द जिनमें अनुस्वार प्रेजेंट होगा, जिनमें अनुस्वार प्रेजेंट होगा, वो एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, अनुस्वार के हो जाएंगे। जैसे गंगा, लगाया ना ऊपर अनुस्वार, संगीत, बंगाल, अंकित, लगे ना सब में अनुस्वार। जरा 3-4 एग्जाम्पल लिख लीजिए। अनुस्वार जहां पर प्रेजेंट होगा वो एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, आपके अनुस्वार। गंगा, संगीत, बंगाल, एक दो अपने आप भी लिख लें, बट अनुस्वार लगा होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, ये हो गया अनुस्वार युक्त वर्ण। अब सेकेंड हेडिंग डालें विसर्ग। विसर्ग इसमें लिखें जिस ध्वनि का उच्चारण जो लैंग्वेज लिखवा रहे हैं कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, इसको आप खुद में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ की है ये, डिजाइन की है। जिस ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होगा, मुख से होगा। ध्वनि में हम वर्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, मुख से हो रहा है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे विसर्ग कहलाएंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो कैसे हो, जहां पर विसर्ग लगा होगा वो इसके उदाहरण हो जाएंगे आपकी। जैसे अतः, स्वतः, दुख, बीच में लगेगा आपका विसर्ग। जो भी विसर्ग युक्त वर्ण है वो लिख लीजिए, 2-3। हाँ जी, प्रातः हो जाएगा, स्वतः, अतः, हाँ जी। दुख में बेटा बीच में लगता है, मेन है, मतलब विसर्ग लगी होनी चाहिए। प्रारंभ में तो हो नहीं सकती है, बीच में होगी या फिर क्या होगी, अंत में होगी। जैसे दुशासन जो होता है, दुशासन में जब आप संधियां हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो विसर्ग अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो विसर्ग के परे का जो वर्ण होता है वो आधा इंक्लूड हो जाता है। तो परे में क्या होता है, पूरा सा होता है, तो आधा यहाँ पे दुशासन हो जाएगा।
विसर्ग लगाना चाहिए वो लगा सकते। ये हो गया आपका विसर्ग। नेक्स्ट लिखे अनुनासिक। अनुनासिक, हाँ कुछ दोनों में ही होता है, जरूर नहीं कि आप उसमें करें, संस्कृत में ही करें। अनुनासिक इसमें लिखिए जो ध्वनि नाक व मुख से निकलती है, जो ध्वनि नाक व मुख से निकलती है, जो ध्वनि नाक व मुख से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जो ध्वनि, इसका उच्चारण कहाँ से होगा? नाक से भी होगा और मुख से भी होगा। जो ध्वनि नाक व मुख से निकलती है, अब इसे बताएंगे आपको क्वेश्चन की डिजाइनिंग कैसे होती है, ठीक है? इंपॉर्टेंट यही है कि उसकी डिजाइनिंग को भी तो आप समझिए। जो ध्वनि नाक व मुख से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, आंख, चांदनी, जहां पे अनुनासिक लगा हुआ है तो सारे एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे। ठीक, लिख लिया? अब देखिए यहां पर आपने 3 टर्म की स्टडी की, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कैसे पुट किया जाता है एग्जाम में, यह किया जाएगा। क्वेश्चन की जो डिजाइनिंग होगी वो आसान ही होती है, बट अगर नॉलेज नहीं है तो दिक्कत होगी। नॉलेज है तो आप कर ले जाएंगे। क्या है? मान लीजिए इसे लिख दिया गया आंख, आपसे पूछ लिया गया कि बताएं अनुस्वार युक्त वर्ण है, विसर्ग युक्त वर्ण है या अनुनासिक है। समझिएगा क्वेश्चन टफ नहीं है, बट अगर टर्मिनोलॉजी कंप्लीट है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा और सेकंडों में हो जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा शब्द कैसा है? अनुनासिक। आपको पता है तुरंत आपका आंसर क्या हो गया? राइट, और सेकंडों में सॉल्व हो गया। दूसरा, मान लीजिए डिफिनेशन में पूछ लिया गया कि वह कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण कहां से होता है? नासिका से या मुख से होता है। आप सोचोगे बोला तो सब कुछ मुख से ही जाता है, बिना मुख के तो कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे ध्वनि पूछ ली गई है, ठीक है? तो फिर यहाँ पे अगर नॉलेज नहीं है, नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मुख से किसका उच्चारण होगा? विसर्ग का होगा। और नासिका से किसका होगा? अनुस्वार से होगा। मुख और नासिका दोनों को इंक्लूड कर दिया जाएगा नासिक से, ठीक है? ये डिफिनेशन के तौर डिफिनेशन लिख के आ जाती है, फिर देन ऑप्शंस हो जाते हैं, या फिर कोई एग्जांपल दे दिया और देन उस तरीके से डिजाइनिंग हो गई। तो इसमें दोनों तरीके की इस तरीके से डिजाइनिंग हो सकती है। क्लियर? और होती ये मैंने आपको बता दिया। किसका? हाँ, कौन सा कंठ है? कंठ विसर्ग कंठ से बोली जाती है। विसर्ग आहा विसर्जनीय नाम बोला जाता है, लेकिन मेन जो उच्चारण है यहाँ पर स्पेसिफिक हम उच्चारण बता रहे हैं, ठीक है? कंठ में तो हर चीज की हेल्प ली जाती है, जो मेन है उच्चारण वो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो विसर्ग का होगा कहाँ से लिया जाता? मुख से ही मेन इसका उच्चारण, ठीक है? आगे आप डॉक्टर लिखा होता है या अल्प प्राण, आगे हेडिंग डाले अल्प प्राण। भैया आप लोग सोचते हैं आज फर्स्ट लेक्चर है, एक दिन में हम पूरी हिंदी कंप्लीट करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है? पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ लो। अभी जितना पढ़ाया इतना रेडी है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अल्प प्राण।
ये भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए। तो चल रहा है उसमें नहीं पूछेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण। अब यहां पर देखिए डिफिनेशन से ही आप इसको डिफाइन करेंगे, कुछ भी आपको याद नहीं करना। अल्प का मतलब क्या होगा? कम। और प्राण का मतलब हो जाएगा शक्तिशाली। यानी कि शक्तिशाली का मतलब क्या होगा? एनर्जी से पावर। वे वर्ण जो कम शक्तिशाली होंगे, जिनको बोलने में एनर्जी की कम जरूरत होगी, आसानी से बोले जा सकते हैं। आप कुछ भी डिफाइन करिए अपनी लैंग्वेज में इसको, ठीक है? सिर्फ इन दोनों टर्म को अलग अलग कर लीजिए। अल्प का मतलब क्या हो गया? कम। और प्राण का मतलब हमने क्या कर दिया? शक्तिशाली, एनर्जी से कर दिया। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, हम आसानी से उनको बोल सकेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण है। अभी डिफिनेशन भी लिख पाएंगे नॉर्मल। महा का मतलब क्या हो जाएगा? जस्ट आप समझ जाएंगे। महा का मतलब क्या हो गया? ज्यादा। और प्राण का मतलब सेम वही, शक्तिशाली। यानी कि जो वर्ण ज्यादा पावरफुल होंगे, ज्यादा शक्तिशाली होंगे, वो क्या कहलाएंगे? बोलिए क्या कहलाएंगे? महाप्राण। महाप्राण कहलाएंगे। कम शक्तिशाली अल्प प्राण, ज्यादा शक्तिशाली महाप्राण। अब देखिए यहां पर डिफिनेशन तो क्लियर हो गई, बट इनके जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, दिक्कत वहां पर हो जाती है। कोई भी एक वर्ण दे देंगे और पूछेंगे बताइए ये अल्प प्राण का एग्जाम्पल है या फिर महाप्राण का एग्जाम्पल। उसको भी हम अभी एक सिस्टम से बता देंगे कि आपको वहां पर दिक्कत नहीं है। पहली हेडिंग डालें अल्प प्राण। अल्प प्राण इस पे लिखे, इस तरीके से पहले डिफाइन जरूर कर लीजिए अलग अलग अपने समझने के लिए। अल्प का मतलब लिखे कम और प्राण का लिखे शक्तिशाली। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, श्वास की मात्रा कम यानी कि कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण, प्रथम प्लस अंत्यस्थ व्यंजन प्लस स्वर प्लस सिंबल बनाएंगे, ओके? मतलब इतने होते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण प्लस अंत्यस्थ व्यंजन अभी हमने पढ़ा था या ला वा प्लस स्वर। ये हो गए हमारे अल्प प्राण। अब देखिए जरा इसको रफ नहीं करेंगे, रफ होगी। सेशन स्टार्ट होने के पहले बोल दिया था जो भी प्रॉब्लम हो बाद में डिस्कस करो। इतने लोग बैठे अगर इसी तरीके से एक प्रॉब्लम करोगे ट्रैक को हट के तो क्लास पॉसिबल है? कुछ लोग यहाँ पर ऐसे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2-3 साल से पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमें तो बॉटम से ही लेके चलना है ना, जो ड्यूरेशन दिया गया उसमें कोर्स भी समाप्त करना है।
वर्ग में सिर्फ आप बात करोगे कहां से लेकर कहां तक जी। पहला है हमारा अल्प प्राण, अल्प प्राण की स्टडी भी है, तो यहां पर है पहला, तीसरा और तो जितने भी ये वर्ण हैं वे क्लियर, नीचे और है आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अल्प प्राण के, प्लस अंत्यस्थ व्यंजन या रा ला वा प्लस स्वर, सारे किसके हो गए? अल्प प्राण के हो गए। डिफरेंशियल में कोई दिक्कत नहीं होती है, डिफरेंशियल आएगी तो आप कर ले जाओगे 100%। लेकिन यहां पर मान लीजिए ऐसे दे दिया गया कि बताएं जा अल्प प्राण है या फिर महाप्राण है ना, तो दिक्कत हो जाएगी अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे। तो ऐसे याद रखना है 1 3 5 अल्टरनेट, शुरुआत कहां से होती है? पहले से होती है। और हमने पहले याद कौन सा किया? अल्प प्राण याद किया जो कम शक्तिशाली है। तो फर्स्ट 3 एंड 5 जो छूटेगा वो कहां पे आ जाएगा? महाप्राण में आ जाएगा। एक को रेडी कर लीजिए, एक रेडी कर लेंगे तो दूसरा अपने आप रेडी, ठीक है। याद करने का तरीका कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आंसर भी आपका क्या होगा? राइट होगा। यहाँ पे वर्ण से ही मैक्सिमम क्वेश्चन की डिजाइनिंग होती है, डिफरेंशियल पे कभी क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि वो इतनी आसान है। हेडिंग से ही आप एक्सप्लेन कर लो अल्प प्राण कम शक्तिशाली। तो ये याद रखेंगे पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंत्यस्थ व्यंजन प्लस स्वर। एग्जाम्पल किसके? हमारे अल्प प्राण के। सेकंड लिखिए महाप्राण, इसे नीचे कंटिन्यू करते हुए महाप्राण, इसमें लिखे जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है वे महाप्राण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है वे महाप्राण कहलाते हैं। अब देखिए वहां पर 1 3 5 को प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चतुर्थ वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, वहां पर अंत्यस्थ व्यंजन था और यहाँ पर क्या है? ऊष्म व्यंजन। अंत्यस्थ की हमने स्टडी भी पहले की थी, ऐसे भी आप याद रखेंगे कि हम यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं? अल्प प्राण कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल कहां से स्टार्ट हो रहा? पहले से स्टार्ट हो रहा यहाँ पर, और वहां पर भी अंत्यस्थ हमने पहले पढ़ा हुआ है ऊष्म की कंपेयर में, तो वहां पे अंत्यस्थ आ जाएगा प्लस। याद रखने का तरीका, एक माइंड सेट करना होगा, है ना। और देन जो बच रहा है वो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या था? तीनों सा और हा, ठीक है। व्यंजन तो आपको कंप्लीट लर्न करने ही करने दिमाग में। अंत्यस्थ व्यंजन में कौन कौन है, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन है, और पहले वाले में कौन कौन है, बोलने का स्थान कौन सा है, तो बिल्कुल बेसिक चीज है ये। तो ये हो गया आपका अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसके आगे हेडिंग डालिए सघोष और अघोष, सघोष और अघोष। जैसे वहां पे अल्प और महाप्राण थे, ट्विंस है वो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? सघोष और अघोष, मिलते जुलते। सघोष और अघोष, इसमें लिखिए पहले सघोष में जिन वर्णों के उच्चारण में हवा या श्वास के, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा या श्वास के गले से
जिन वर्णों के उच्चारण में हवा या श्वास के गले से निकलने के पश्चात स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है। जैसे बहुत से वर्ण ऐसे ही आप ऐसे महसूस नहीं कर पाएंगे कि थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं वो वर्ण ध्वनि में। ओके, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है, वे वर्ण सघोष कहलाते हैं। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है, वे वर्ण सघोष कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण। जैसे प्रत्येक वर्ग का तृतीय, तीसरा, चतुर्थ, चौथा एवं पंचम वर्ण लिखा हुआ है सामने, है ना। तीसरा, चौथा एवं पंचम वर्ण, तीसरा, चौथा एवं पंचम वर्ण प्लस अंत्यस्थ व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। दिमाग में क्वेश्चन क्लिक किया होगा कि काफी एग्जांपल्स क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अंत्यस्थ व्यंजन मान लीजिए दे दिया गया या पूछ लिया गया, अल्प प्राण है या महाप्राण तो उसमें तो डिसाइड कर लोगे, और सघोष अघोष भी ऑप्शन में दे दिए तो मैच कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जो पेपर डिजाइनर वो ज्यादा स्मार्ट, तो ऐसे ऑप्शंस वहां पर नहीं प्रेजेंट होंगे। क्लियर, उसके साथ तो उसको नहीं रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम से आ रहा है। यहाँ पे छूट कौन कौन रहा है, पहला और दूसरा छूट रहा है, वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस अंत्यस्थ व्यंजन प्लस स्वर, ये हो गया किसके एग्जाम्पल आपके, सघोष। नेक्स्ट लिखे अघोष, इसमें लिखे जिन वर्णों के उच्चारण में हवा या श्वास के गले से निकलने के पश्चात, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा या श्वास के गले से निकलने के पश्चात स्वर तंत्रिकाओं में जी अंदर से जहां से वाइब्रेट होती है आवाज, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। वहां पे क्या था, उत्पन्न होता था, यहाँ पे कंपन आवाज क्या होगी, वाइब्रेट नहीं होगी उन वर्णों में। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, वे वर्ण क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। मेन डिफिनेशन में देखिए यहाँ पर क्या याद रखना है, जहाँ पे दिक्कत होगी, कंपन कहाँ उत्पन्न होता है और कहाँ नहीं होता है। तो कैसे याद रखें, यहाँ पे क्या है, कंपन होता है ना, और यहाँ पे क्या है, नहीं होता है। तो देखो कैसे याद रखोगे। अब इसके एग्जाम्पल लिखवा देंगे। सा का मतलब क्या होता है, सहित होता है। सा का मतलब यूज जो किया जाता है सहित, यानी कि यहाँ पे कंपन सहित होगा। कंपन क्या होगा, उत्पन्न होगा। और आ का मतलब क्या होगा, नहीं। कंपन क्या होगा, नहीं होगा। डिफिनेशन में ही सब कुछ छिपा है, बस आप समझने की कोशिश कर लियो। सा का मतलब क्या है, सहित, यानी कंपन क्या है, वहां पे होगा, कंपन सहित है वहां पे, तो वो क्या हो गया, सघोष हो गया। क्लियर। और अघोष कंपन नहीं होगा, मतलब क्या है, एक को याद कर लें तो दूसरी डिफिनेशन अपने आप क्लियर है। और यहाँ पर डिफिनेशन भी और इसके उदाहरण दोनों
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट से। अल्पप्राण महाप्राण क्योंकि डिफिनेशन ही शब्दों से ज्यादा ही क्लियर हो जाती है, तो वहां पे एग्जांपल्स खूब पूछे जाते हैं, बट डिफिनेशन आने के चांसेस कम रहते हैं। और यहाँ पर दोनों इसके एग्जांपल लिख लिए, जैसे अघोष के, नीचे कंटिन्यू करें, डिफिनेशन लिख लिया ना, कंपन उत्पन्न नहीं होता। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण, फर्स्ट एंड सेकंड छूट रहा था वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, प्लस ऊष्म व्यंजन, ये हो गया आपका सपुरुष और अपुरुष। अब ये काफी चीजें डिस्कस हो गई। अल्पप्राण महाप्राण एक दूसरे से रिलेटेड है, सघोष अघोष एक दूसरे से रिलेटेड है, स्वर और व्यंजन की भी डिफिनेशन की अगर हम बात करें, है ना, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कितना आसान हो गया, हमने जो डिफिनेशन भी लिखवाई है एक दूसरे से रिलेट करके लिखवाई है कि आप एक को रेडी कर लेंगी एक डिफिनेशन को, तो दूसरे पे आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना होगा। क्लियर? फिर से एक बार हम पूरा रिवाइज किए दे रहे हैं। वर्ण हमारे क्या होंगे, उच्चारण की या बोलने की छोटी सी छोटी इकाई। आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, पढ़ चुके हैं ये, है ना। बोलने की छोटी सी छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से, स्वर कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से, इतना ज्यादा भी स्कोर ना करें, बिल्कुल मन ही मन बात करो। 2 प्रकार के होंगे, लघु और दीर्घ। कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी, 11। अगर हम बात करें लघु स्वर कितने होंगे, 2 स्वरों में मात्राएं कितनी होंगी, 10। स्वर में कौन सा ऐसा वर्ण है जो मात्रा में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नॉट ए, ठीक है, आ मात्रा में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक ही मात्रा बोलते ही लगाते हैं नहीं ना, छोटे एक की मात्रा, बड़े एक की मात्रा, छोटा ओ बड़ा ओ बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट व्यंजन जो है हमारे, बोलने के कितने स्थान होते हैं, 5। कौन कौन से, कितना मिक्स हो गया सब, कंठ, तालु, सबसे लास्ट हमारा, ये तो हो गया हमारा व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, 33 कुल वर्ण, है ना। ये कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। अब कुछ लोग स्वर और व्यंजन जितने यहाँ पे मिले फाइनल आपको 11 स्वर एंड 33 व्यंजन, इनको इंक्लूड कर लेते हैं, तो वर्ण की संख्या चेंज हो जाती है। कितने कर दिए, 44, जबकि ऐसा नहीं है। वर्ण टोटल वर्ण कितने होंगे, 52 होंगे। और फिर आगे सघोष सफोर, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये भी आपका बहुत अच्छा क्लियर हो गया। आई थिंक यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग से, तो कर जितना पढ़ाया उतना क्लियर हो गया कि नहीं। अच्छा, ये व्याकरण का थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड हो गया। मैंने आपको टॉपिक्स लिखवाए नहीं है कि इनकी आपको स्टडी करनी है। जो ये हिंदी चल रही है, ये आपकी जो सीसेट की हिंदी है, यानी कॉम्पिटिटिव जो हिंदी है वो है। मान लीजिए कोई बच्चा ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी लेगा, वो ये हिंदी नहीं होगी, वो आपकी क्या होगी, लैंग्वेज होगी, हिंदी भाषा होगी, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव हिंदी है जी, क्या है, हाँ जी, वो पूरा हिंदी साहित्य, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव है। जितने भी मैक्सिमम एग्जाम्स होते हैं जो हिंदी आती है कॉम्पिटिटिव, उसका ये पार्ट है। तो सी सेट में चूंकि आपके क्वालिफाइंग पार्ट होता है सी सेट, उसमें हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स का भी आएगा और रीजनिंग आएगा। तो उसमें आपको 4 चीजें कंप्लीट करनी है। बाकी जीएस को तो आपको पता ही टॉपिक वगैरह क्या क्या होते हैं, 11 आपके टॉपिक्स होते हैं। इसमें जरा सब्जेक्ट लिख लो, सॉरी इस सब्जेक्ट के टॉपिक्स लिख लो, क्या क्या आपको स्टडी करनी है। पहला तो लिख लिया व्याकरण, जहां से मैंने आज शुरुआत की है, व्याकरण, समास, सिलेबस काफी कुछ ज्यादा है,
पढ़ना सब कुछ है ना। समास, रस, संधियां, फिर से बोले दे रहे हैं, व्याकरण, समास, रस, संधियां, छंद। संधियां कैसे लिखा जाएगा बता दें क्या? रस, छंद, अलंकार। हो सकता है कोई टॉपिक अगर रिपीट हो जाए तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम आइडिया से बोल रहे हैं। मुहावरे, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, कारक, कारक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, विराम चिन्ह, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे, विराम चिन्ह, उपसर्ग प्रत्यय, अशुद्धि संशोधन, जहां पर कुछ शब्द लिखे होंगे और उनमें से आपको राइट बताना होगा। सेंटेंस भी आते हैं अशुद्धियों वाले, वो इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, है ना, वो एक साथ ही पूरा पढ़ाया जाएगा। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। हाँ जी हाँ, तद्भव शेष आदि वो उसी में आएगा। जैसे तो आपकी ग्रामर में आएगा जैसे क्या चीज देशल की देशल जो शब्द है वो आपका व्याकरण में भी आएगा, है ना। व्याकरण का रोल काफी बड़ा है और मेन जो समझने वाले कंसेप्ट हैं वो भी व्याकरण में ही है। अच्छा एक बार देखो शायद कोई टॉपिक फिर से आपको मिल जाए। व्याकरण, समास, रंग, छंद, अलंकार, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, कारक, वाक्यांशों के लिए शब्द, विराम चिन्ह, उपसर्ग प्रत्यय, अशुद्धि संशोधन। और वो विलोम शब्द लिख लिया है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, कारक हो गया। छंद, छंद, रस हो गया, रस भी हो गया। ये और सारे टॉपिक्स हो गए। और बाकी जो छूटेंगे जब पढ़ाएंगे तो सीक्वेंस में आ जाएगा आपका, ठीक है। और मेन जो फोकस करना है समास, अलंकार, संधियां, यही मेन होते हैं। एक मिनट अब बेटा ओवर